नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ है एक बड़े चुलबुले से और शानदार युवा व्यक्तित्व के धनी मेहमान हैं। बचपन में शरारतों से भरपूर रहे, खूब पैसे उड़ाए घर वालों के, मौज मस्ती की, लेकिन आज फाइनेंशियल एडवाइजर है और छोटी मोटी जगह नहीं, कनाडा की एक प्रतिष्ठित बैंक में। नाम पुष्पेंद्र सिंह भाटी है। पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जर्नी शुरू हुई। कई सारे सवाल हैं, मसलन कि आज की जो इंटरव्यू है पुष्पेंद्र सिंह जी का, क्या इनकी जर्नी है, कैसे एक बच्चा विदेश जाता है, सेटल होता है वहाँ पे, अलग अलग देशों में कोशिशें करते हैं, पूरी कहानी उगलवाएंगे इनसे आज। और क्या क्या आप कोशिशें करते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। तो कैसे जर्नी शुरू हुई आप? जर्नी तो बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुई थी सर जी। सबसे पहले 12th करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया और मेरे काफ़ी सीनियर्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया उस समय जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना लक आजमाऊँ। और मध्यम वर्ग से ताल्लुकात रखता हूँ परिवार से, फादर मेरे आर्मी से रिटायर हैं जी। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, पर मेरे बड़े भाई साहब और आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद और प्रेम से मैं कहीं ना कहीं रास्ते निकलते गए और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वहाँ पे मैंने अंडर ग्रेजुएशन की जी। और वहाँ पे काफ़ी साल ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नामित के मैंने। किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में की। मैं हमेशा से बिजनेस का ही स्टूडेंट रहा हूँ जी। फिर मैंने वहाँ पे काम किया ब्रिस्बेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, सबवे सैंडविच आर्टिस्ट से लगाकर मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, काफ़ी तरह के मैंने किस टाइम के काम किए? मतलब लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, कहीं करता बेटा। मतलब आप देख लोगे सबवे भैया करे रेस्टोरेंट, उनमें मैंने ब्रेड वाला सैंडविच भी बनाया और पूरा एयरपोर्ट भी मैनेज करिया। स्टार्ट नीचों ही करना पड़े सबने, आप सीधो तो ऊपर ही कुर्सी मत नहीं चढ़ सको, तो वो भी काम करियो। और बाद में ब्रिस्बेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट में मैनेजमेंट रे मायने भी लागियो, 3 साल तक बैठे काम करियो। आज आप वो वीडियो ही साहब वो बना रहे हैं कि बच्चा जगह विदेश जावा है, वो कैसे वो मैनेज करते हैं चीज़ों को और कैसे बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। तो जो संघर्ष वाली कहानी है, उस कहानी को हम रूबरू करने के लिए आपके साथ हैं। तो फिर आगे क्या रहा आप ग्रेजुएशन करने के बाद? फिर मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद भी काम किया थोड़े टाइम, पर उस समय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बदल दिए थे, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड में काफ़ी दिक्कतें आई और मैं कोई भी जगह पे ज़बरदस्ती फंसने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे लग रहा है सीधा रास्ता है और मैं कुछ कर पाऊंगा तो ज़रूर वहाँ रहना चाहता हूँ, वरना मेरा भारत महान है, मैं वापस हमेशा भारत की तरफ कूच कर लेता हूँ। तो मैंने 2011 के एंडिंग में वापस भारत आने का फैसला किया, पर इतने साल ऑस्ट्रेलिया रहने के बाद भारत में भी सेटल होना मुश्किल होने लगा। जी जी। तो मैंने फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, जो कि एक नॉर्मल कोर्स है, जो कि नॉर्मल अब रहा है, उस समय बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती जो लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लोग लिए शादी के रिज्यूमे बायोडाटा में भी लिखते थे कि MBA है साहब, पर जो लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक ही रास्ता होता है MBA जी। तो मैंने इंग्लैंड से MBA करने का उस समय मानस बनाया और फिर से आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँच ही गया। फिर मैंने वहाँ पे MBA किया लीड्स यूनिवर्सिटी से, जो कि एक मानी चानी इंस्टीट्यूशन है। जी। और वहाँ पे भी मैंने काम किया मित्सुबिशी हिटाची में एज ए ट्रेनी काम किया, काफ़ी काम किया। फिर से मेरे लक ने मेरे साथ नहीं दिया और इंग्लैंड ने अपने रास्ते बंद कर दिए। जिन्होंने भी कोर्स किया, यू हैव टू लीव। मतलब दुर्भाग्य ही खराब था, लोगों का भाग्य खराब होता है। दुर्भाग्य खराब था, आप ये कह लीजिए, या भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। जी जी बिल्कुल। फिर वापस आए, फिर वापस इंडिया में स्ट्रगल किया और फिर दुबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो कि UK का बैंक था, वहाँ पे मैं प्लेस्ड हुआ। वहाँ से मेरी थोड़ी सी मैच्योर लाइफ स्टार्ट हुई। उससे पहले तो मजे किए आपने? उससे पहले मैं सिंगल था, शादी नहीं हो रखी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, घर वाले सारा कुछ देख रहे थे। चक्कर में नहीं हो रही थी शादी? हाँ, ये भी कह सकते हैं, कुछ रहे होंगे कारण इनके भी। फिर मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम करते करते दिमाग में एक बना लिया कि अब कोई भी कंट्री जाऊंगा तो एज ए PR या एज ए सिटीजन ही जाऊंगा, स्टूडेंट वाला रूट नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री हो चुकी थी। डंकी रूट वाला किस्सा भी आजकल चल रहा है। हाँ, वो काफ़ी फेमस हो चुका है इस मूवी के आने के बाद, बट उसका मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज भी नहीं था और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती कहीं पे भी चिपकना नहीं चाहता था। उसमें स्टूडेंट रूट का भी जिक्र है कि आप स्टूडेंट बन के जाइए, कई लोग बेचारे वो एप्लीकेशन रटते हैं। जी जी जी, उसमें जाके फिर वो वहाँ पे स्टूडेंट जाके असाइलम वगैरह अप्लाई कर देते हैं, कहते हैं मुझे मेरे जो भी देश है उसमें खतरा है, जान की हानि है। पर मैंने परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा के थ्रू कनाडा का रास्ता चुना। ये वालों ने ये नहीं कहा कि साहब पुष्पेंद्र से यहाँ खतरा है तो इनको वहीं रखो? नहीं, मैं जब भी मैं ऐसे इस हालात में नहीं जाता हूँ, मैं शेव वगैरह करके जाता हूँ और एकदम डिसेंट, मेरी जो पासपोर्ट फोटो है उस पर काफ़ी डिसेंट दिखता हूँ। तो फिर मेरे को PR का इन्विटेशन आया
उसमें भी एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ते हैं, इंग्लिश के काफ़ी टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं आप अभी? मैं अभी ओंटारियो प्रोविंस के अंदर किचनर सिटी में रहता हूँ और बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया में काम करता हूँ। बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया में आप काम करते हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। बड़ी गजब की उपलब्धि है कि 2 साल में आप काम कर रहे हैं और अब बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतनी कम उम्र में पैसे उड़ाने वाला बच्चा पैसा बचाना सिखा रहा है, मतलब ये तो समय का जोग ही समझ लीजिए आप, समय सब सिखा देता है जी। समय आपको बेहतर पता है कि कहाँ उड़ रहे थे, सही नहीं लगा। हाँ, मैंने काफ़ी गलतियां भी की अपनी यंग एज में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने काफ़ी पैसा कमाया जो मैंने यूके में बिना सोचे खर्च दिया जी, क्योंकि मैं सोच रहा था ये पैसा इसी स्पीड से आएगा, बट पैसा कभी भी रुक सकता है ना। तो फाइनेंशियल एडवाइजिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो आप कोई एडवाइस करोगे हमें कि भाई आप नामी जनामी बड़े भाई साहब हैं, आपको हम एडवाइस दे इतने बड़े हम हो भी नहीं ये सकते। जानना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे दर्शक जो है, मेन अपन उसी पे हैं कि स्टूडेंट जो अपना करियर फॉरेन में बनाना चाहता है। आप ये देखिए कि अगर फॉरेन में हमारे लोग ज़्यादा काम करेंगे तो पैसा भारत में आएगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, और हमारी चूंकि अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छी हो रही है दूसरे देशों के साथ में, खास करके नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद अलग अलग विदेशों में डायस्पोरा क्रिएट हुआ है। आप क्या मानते हैं कि बच्चा जो जाता है उसके मन में किस तरह के सवाल होते हैं, किस तरह की शंकाएं होती है, किस तरह का डर होता है, और फिर वो लौट आता है कई बार बीच में? हाँ, ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं बैंक में काम करता हूँ जहाँ बच्चा आते ही पहला अकाउंट ही खुलवाता है, और कई बच्चों को मैं वापस जाते भी देखता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनके क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि मैं भी एक कोई समय में स्टूडेंट था। तो बच्चों को मैं समझाता हूँ, उन्हें गाइडेंस देता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं उन्हें 100% उन्हें पूछता हूँ कि भाई आप क्यों वापस जाना चाहते हो, क्योंकि कोई भी फॉरेन कंट्री में जाना ये एक तरह का ऐसा है कि एक आप पौधा लगा रहे हैं, उस पौधे का फल मिलने में 5-6 साल लगते हैं। और बच्चे फिल्में और या आजकल की सोशल मीडिया देखते ही वो जाते ही सोचते हैं मुझे 2 सीटर स्पोर्ट्स कार चाहिए और मेरे को सिर्फ पार्टीज़ करनी है या इंजॉय करना है, ट्रैवल द वर्ल्ड वाली फिलोसफी होती है। वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, और जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्या मानते हो, विदेश जाना अच्छा है या नहीं है? मतलब विदेश जाना अच्छा तो काफ़ी दायरों में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब यंग एज में अगर आप वहाँ जाके कमाते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको समय की महत्वता पता चल जाती है कि भाई समय कितना इंपॉर्टेंट है। जो कि अपन यहाँ पे रहते हैं तो लगता है कि हाँ घर जाऊँगा खाना बना हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भाई साहब को कॉल कर दूंगा, पर वहाँ पे तो सब कुछ आप ही हो। तो काफ़ी चीज़ें सिखाती है। बुखार आ जाए तो कोई गोली देने वाला कोई भी नहीं है, सब आपको खुद ही करना है। और अगर आप अच्छी कंपनी में रहते हो तो शायद कुछ लोग आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे वहाँ पे भी। जी, एक संगठन आप चलाते हैं या संगठन का हिस्सा हैं जी, 2-2.5 हज़ार लोग उसके मेंबर हैं जी। कहते हैं उस संगठन में अध्यक्ष कोई नहीं होता, सारे मेंबर ही होते हैं जी। और क्या काम करता है संगठन, थोड़ा सा संगठन का नाम है KWAC, क्षत्रिय वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कनाडा। इसके अंदर हम जो भी नए बच्चे या जो भी नया इमिग्रेंट, नया वर्क परमिट होल्डर आता है और कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनकी पूरी मदद करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारी 1-to-1 काउंसलिंग है। कोई भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है, होम सिकनेस है, काउंसलिंग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उसमें सारे लोग हैं। मैं तो एक बिल्कुल छोटा सा उसका कण हूँ, मेरे से बड़े बड़े भाई और बड़े बड़े विद्वान वहाँ विराजमान हैं। तो हम बच्चों की मदद करना, टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे हम प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम उन सबको बुलाते हैं, और बिल्कुल कोई ऐसा ना कोई पैसा लिया जाता है, ना कोई उनसे कोई स्पेशल डिमांड की जाती है। बस एक वेलफेयर है। आपको जो भी क्वेश्चन है आप उस ग्रुप में डाल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आप बैंक में काम कर रहे हैं, अब उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो क्या काम रहता है एज ए ब्राह्मण? फाइनेंशियल एडवाइज़र कंप्लीटली सेल्स ओरिएंटेड जॉब है, जिसमें आपको लोगों को उनका पैसा मैनेज करवाना होता है। पॉलिसियाँ बेचते हैं, पॉलिसीज़ भी कह सकते हैं आप, इंश्योरेंस कह सकते हैं। मेन होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किसी के पास बड़ा पैसा है तो उसको कैसे उस मनी को ग्रो करना। हमारे बैंक की एक टैग लाइन है, यू वर्क फॉर योर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। तो हम ये काम करवाते हैं। ऐसे भी कभी कोई राय लेने आते हैं कि मेरे बटुआ में से वाइफ पैसा निकाल लेती है, ऐसा कुछ? ये तो एक ऑफ द टॉपिक, कई बार हमसे हमारे कस्टमर ऐसी मजाकें कर लेते हैं। बाकी गोरे काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, उनको पहले से ही पता होता है उन्हें क्या चाहिए। तो हमें बस उनको रेगुलेटेड, फेडरल रेगुलेटेड के दौर में समझाना होता है कि भाई गवर्नमेंट आपको इतना पैसा लगाने पे ये मिलेगा, टैक्स में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। काफ़ी इट्स अ ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारा कुछ है उसमें। 10 साल पहले आपने करीब MBA किया था, अब क्या स्थिति है MBA की? आजकल MBA कोर्स की कोई ज़्यादा
अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं। 2 साल का MBA करने के बजाय आप 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके भी अपनी फील्ड में घुस सकते हैं। तो बट अगर आप अच्छी मानी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो डेफिनेटली MBA अच्छा कोर्स है, बट वो बूम चला गया है जी। और बाकी कुछ जैसे स्टूडेंट आते हैं, किस तरह के कोर्सेज करते हैं? इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा में जी 9 लाख स्टूडेंट लगभग हर साल कनाडा में आते हैं, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है। और ज़्यादातर लोग कोर्सेज करते हैं बिजनेस रिलेटेड, इंजीनियरिंग, स्किल्ड कोर्स बहुत करते हैं, जैसे कि कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, क्योंकि उनमें उनको नागरिकता मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो वो लोग वो कोर्सेज करना पसंद करते हैं। और मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ 4 कॉलेजेस हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं और सब स्किल्ड ओरिएंटेड कोर्सों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी। तो कनाडा में चूंकि वहाँ भी महारानी का शासन है, ऑस्ट्रेलिया में भी महारानी का, इंग्लैंड में भी महारानी, भारत में भी कभी महारानी का, मतलब वही महाराजा, अभी तो किंग है जी। तो इस कॉन्टिनेंटल एरिया से बाहर क्यों नहीं गए आप? इससे जाने की कोशिश भी की थी, बट यूएस या यूएस का काफ़ी टफ सिस्टम है। यूएस इजीली किसी को एंट्री देता नहीं है, ये मतलब ख्वाब वाली दुनिया है। तो रियलिटी की दुनिया को देखते हुए मैंने कनाडा चूज़ किया, क्योंकि उस समय कनाडा परमानेंट रेजिडेंट्स को बुला रहा था बाहर से। और बाकी ये 5 नाइलॉन कंट्रीज़ बोलते हैं ये, और कॉमनवेल्थ का पार्ट भी है, तो यहाँ पे सेफ्टी है, रूल्स है। इंडिया टाइप फील होता है वहाँ थोड़ा? हाँ, इंडिया के सारे रेस्टोरेंट्स, खाना पीना सब इंडिया वाला मिल जाता है आपको। और कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ समथिंग है, उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडियंस का है। एक चीज़ ये मैंने सुनी वहाँ पे कि ये आप भी सुनते होंगे कि साहब राजस्थान में गोलियाँ चली, इसको ठोक दिया, उसको मार दिया, फिर वो कनाडा में चले जाते हैं, मतलब लॉरेंस और क्या नाम है उसका, गोल्डी बराड, और ये। तो क्या लगता है आपको, भी कोई मिला वहाँ? नहीं, आज तक भगवान की कृपा ही है कि ऐसा ना कोई संजोग हुआ है, ना मैं चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा हो जी। और कई छोटे मोटे केस बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते रहते हैं, जैसे टोरंटो है, वहाँ पे कई बार कोई गोली चल गई, आपस में गैंग्स। अभी एक इशू भी चल रहा है भारत का कोई? भारत की गवर्नमेंट के साथ भी अभी कनाडा के अच्छे रिलेशन नहीं है, बट एज ए इंडियन हमें कोई वहाँ परेशान नहीं करता है या हमें कोई पॉइंट नहीं करता है। काफ़ी फ्रीली लिविंग कंट्री है, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकली नॉर्मल लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो कनाडा बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, या कुछ अलग है? मतलब फिल्मों में अच्छा बहुत दिखाते हैं, बाकी सर्दियों में वहाँ -20 -30 तक टेम्परेचर जाता है। जब भी आप घर का दरवाज़ा सुबह खोलेंगे तो हो सकता है आपकी कार पूरी बर्फ़ में ढकी हो, तो ये एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है। आपको सुबह 1 घंटा उसके लिए गाड़ी को साफ़ करें, अपना ड्राइववे साफ़ करें, फिर अपने ऑफिस के लिए जाएँ। काफ़ी रिस्की भी होता है गाड़ी चलाना, बट गवर्नमेंट विद इन 5 आवर्स सारी रोड्स वगैरह क्लियर कर देती है। थोड़ा आइसोलेटेड है, लोग थोड़े से खुद में रहना पसंद करते हैं, बट मैं एक आउटगोइंग पर्सन हूँ, इंट्रोवर्ट। जस्ट लाइक फूड एंड ऑल द थिंग्स पे क्या रहता है वहाँ पे? फूड आपको सारा इंडिया का सब कुछ मिल जाएगा, आपको इंडियन ग्रोसरीज मिल जाएगी, इंडिया का जो भी आप दाल लें, सब्जी सारा। और आजकल तो इतनी फ़्लाइट्स है कि हर रोज़ इंडिया से फ्रेश वेजिटेबल्स भी आने लग गई है वहाँ। आप का एक वीडियो देखा हमने 3-4 महीने पहले, जब चुनाव थे, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे आप विधानसभा चुनाव में, और नाइजीरिया का बंदा आपके कहने पे रविंद्र सिंह भाटी के लिए कैंपेन कर रहा है। जी, वो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है नाइजीरिया का, वो स्टूडेंट है अभी, हमारे अपार्टमेंट में ही रहता है, और काफ़ी हरफन मौला किस्म का आदमी है, उसका नाम एवरेस्ट है, और वो नाइजीरियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल का लड़का है। तो मैंने उसको बताया कि हमारे वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे? और वो इंडियन फूड, इंडियन लोगों का दीवाना है। तो उसने कहा मुझे बस आप स्क्रिप्ट लिख के दे दो, और आपको जानकर हैरानी होगी, एक टेक में उसने कर दिया वो। तो मतलब मजे लेने आपने अभी तक बंद नहीं किए? नहीं, मजे तो वो बंदर गुलाची कभी मारना भूलेगा नहीं। जी। तो पुष्पेंद्र सिंह जी, आप राजस्थान अभी आए हुए हैं, जयपुर हमारे से आज रूबरू हैं, तो कैसे अब राजस्थान को देखते हैं आप, एक विदेशी माहौल में रह के लंबे समय तक? और मैं कोशिश करता हूँ हर साल इंडिया आऊँ और अपने लोगों से व्हाट्सएप, फेसबुक से मैं जुड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ नया नहीं लगे। जैसे मैं आपको भी टाइम टू टाइम इंटरवल में कॉल करता हूँ, और मैं सभी अपने लव्ड वंस को कॉल करता रहता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल अलग नहीं लगता। और ना मेरे को कोई प्रॉब्लम्स होती है कि मेरे को मिनरल वाटर कुछ भी नहीं चाहिए। मैं देसी हूँ, आते ही मैं घर की मटकी का पानी पीता हूँ, घर के खाने खाता हूँ। तो मेरे लिए तो राजस्थान वही है, क्योंकि इसी मिट्टी में जन्मे हुए हैं। तो ये कई लोगों के साथ होती है, मैं ऐसा नहीं कहता, वो लोग यहाँ इन्वायरमेंट में सेट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन
का लेवल आई के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 5 से ऊपर नहीं जाता, हमारा 500 होता है। हाँ। पर दिल है हिंदुस्तानी, वो पूरा एकदम जाड़ा सांप पियोड़ा है। जी। जी। तो पुष्पेंद्र सिंह जी से बात हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील करते हैं कि आप कनाडा में हमें लगातार अपडेट करें जी। और हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रूबरू करवाते रहे आपको पुष्पेंद्र सिंह भाटी से लगातार, और फाइनेंशियल एडवाइस भी लेंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि बटुए से पैसे निकालने कैसे रोके जा सकें। और सकते हैं। प्रदीप सिंह जी तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, आप इनका चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मैं कनाडा में भी काफ़ी लोगों को लिंक भेजता रहता हूँ और मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं इनके चैनल से कि कौन नेता क्या कर रहा है, क्या हो रहा है समाज में। तो इनका बहुत बहुत बड़प्पन है कि मुझे इस कैमरे के आगे बैठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सिंह जी, थैंक यू।